हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जाने वाले हैं सी टेट का पेपर 1। और ये कब का है? ये है दिसंबर 2024 का। तो आपको पता है पेपर बहुत बार होते रहते हैं। और हम क्यों अभी सिलेबस ना करके पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि टाइम कम बचा है। एंड इस पेपर में चांसेस बहुत है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अच्छी से कर लो तो आपका ऑलमोस्ट 60% सिलेबस तो बहुत अच्छी से सॉल्व हो गया है। और थोड़ा बहुत आप और ऊपर करके इसी टाइप के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जिनने अभी तक बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका पेपर सॉल्व हो जाए अच्छी से, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, मेरे साथ कर लीजिए, आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है। हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, बट हम पार्ट्स में पेपर कवर करेंगे। मैं वीडियो बड़ी इसलिए नहीं बनाना चाहती क्योंकि हमें पता रहे कि कितने वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो एक साथ सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इसमें सिंस मैं बेसिक्स भी बताऊंगी साथ साथ में, तो वीडियो थोड़ी बड़ी होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि रिजल्ट क्या होगा जब हम 7 ग्राम को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 किलोग्राम से। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको फ्रॉम और बाई का डिफरेंस पता होना चाहिए। कई बार ये बाई बोलेगा, तो अगर ये बोलता है कि 7 किलोग्राम 7 ग्राम को सब्ट्रैक्ट करो बाई 9 kg, तो आपको फिर इससे 9 kg को माइनस करना पड़ता। ये पॉसिबल नहीं है ग्राउंड में, बट हो सकता है नंबर बड़ा। और फ्रॉम है तो फ्रॉम के जस्ट साथ में जो नंबर होता है उससे माइनस करते हैं। ठीक है। अब इससे होगा क्या कि सेकेंड चीज़ जो हमें यहाँ पर ध्यान देनी है कि पहली चीज़ मैंने बता दिया आपको फ्रॉम और बाय का कॉन्सेप्ट। सेकेंड चीज़ है कि सेम ही यूनिट्स को हम माइनस या प्लस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी कर सकते हैं। सेम यूनिट माने कि 1 किलोग्राम में है 1 ग्राम में है, तब हम नहीं कर सकते, फिर हमको वो सेम करनी पड़ेगी, यानी दोनों को या तो किलोग्राम में कर दो या ग्राम में कर दो। इसी तरीके से 1 लीटर में है 1 मिलीलीटर में नहीं, हम नहीं कर सकते, यूनिट्स हमें सेम करनी पड़ेगी। सेम करने के लिए यूनिट्स एक टेबल में आपको बताती हूँ, अगर उस टेबल को आप याद कर लोगे तो आप मोटा मोटा लीटर मीटर और ग्राम वाले कन्वर्जन आराम से कर लेंगे। तो स्केल है किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। अब इसका फंडा क्या है, और बीच में आ जाता है मीटर, ग्राम या लीटर। ठीक है। अब फंडा ये है कि हर गैप में 10-10 का डिफरेंस आता है। ठीक है। अब 10-10 का डिफरेंस मतलब जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ कन्वर्ट करोगे, यानी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओगे तो आपको डिवीजन करना है, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आओगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है। ये है इसका फंडा। और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना किससे, वो हमें इनसे पता चलेगा। यानी अगर मुझे मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो कितने 10 आ गए, 1 2 3, यानी ऊपर जा रहे हैं और डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे, 10 × 10 × 10, यानी 1000 से हम डिवाइड करेंगे। उसी तरीके से अगर मुझे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता तो अगेन 10 10 10, यानी 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। इस तरीके से आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 7 ग्राम को 9 किलो से। अब बेटर है दोनों को हम ग्राम में चेंज कर देते हैं, तो 9 किलो बन जाएगा मेरा 9000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। अब 9000 ग्राम से हमें किसको करना, 7 किलो 7 ग्राम, तो 7 किलो यानी 7000 ग्राम, और 7 ग्राम तो हमें अलग से दिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 7007 ग्राम टोटल बन गया। यानी 9000 से मुझे इतना ग्राम को माइनस करना है, तो 7007 माइनस कर दो जी। अब 0 से 7 तो माइनस होगा नहीं, तो हम कैरी लेंगे, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें तो यहाँ से लेंगे, ये बन जाएगा 8, ये बन गया 10, 10 से एक और कैरी लिया, ये 9 बन गया, ये बन गया 10, फिर इससे एक कैरी लेंगे अगले के लिए, ये बन गया 9 और ये बन गया 10। ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन होता है ऐसे। अगर आपको स्पेसिफिक कोई आपको ऑपरेशन चाहिए या कोई चैप्टर चाहिए जो आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अभी तो मैं इन जनरल पेपर सॉल्व कर रही हूँ, तो बहुत डीप में नहीं जा सकते। ठीक है। 10 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3। 9 में से 0 9, 9 में से 0 9,
और 8 में से 7 गया 1993 ग्राम। ग्राम में था ना, ये दोनों ग्राम में थे। अब आंसर तो हमें केजी में दे रखा है, तो जी हम इसको केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम छोटी यूनिट को बड़ा यूनिट बना रहे हैं, यानी डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, 1000 से। अब 1000 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट यहाँ है तो खिसक 1 0 2 0 3 0, यहाँ पर आके क्या बन गया 1.993 kg। तो 1.993 यानी ये इसका आंसर रहा। आई होप आपको ये समझ आया हो। हमेशा ही ऑपरेशन सेम यूनिट में करते हैं। कन्वर्जन कैसे करना है ये भी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। इसमें अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं उसको बना दूंगी, बस आप मुझे बता दीजिए आपको चाहिए किस में। सेकंड क्वेश्चन है डाटा से रिलेटेड। अब इसमें हमें करना क्या है, ये हमें डाटा दिया है, इसके बेसिस में हमें इन कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है, अब आंसर करने के लिए हमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम क्या पूछना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना। देखिए दूसरा यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि ये करेक्ट पूछता है हमसे कि इनकरेक्ट पूछता है। ठीक है, आप कई बार हो सकता है वो इनकरेक्ट पूछ रहा हो और हम करेक्ट कर आंसर दे दे, तो हम सही करने के बावजूद गलत कर देते हैं। ठीक है, करेक्ट यानी सही बताना। अब ये बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैव एप्पल एंड गुआवा इज़ देयर फेवरेट फ्रूट। तो कह क्या रहा है, हमारे एक क्लास 3 में 150 बच्चे हैं टोटल। उन 150 बच्चों को अपना फेवरेट फ्रूट चूज़ करने की बात करी थी। फेवरेट फ्रूट्स में हमें दे रखे एप्पल, गुआवा, मैंगोज, बनाना और ग्रेप्स। अब इनमें से आके एक एक आप लोग को चूज़ करना है। अब कितने उन्होंने क्या क्या चूज़ किया उसके सामने डाटा दे रखा है, यानी एप्पल चूज़ किया 28 लोगों ने, गुआवा चूज़ किया 26 ने, मैंगो चूज़ किया 44 ने, बनाना 14 ने एंड ग्रेप्स 28 में। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव एप्पल एंड गुआवा इज देयर फेवरेट फ्रूट। तो क्या एप्पल और गुआवा वाले इक्वल है? नहीं, एप्पल वाले तो 28 और गुआवा 26 है, यानी ये तो गलत हो गया, ये सही आंसर है ही नहीं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो ग्रेप्स और जो बनाना लाइक करते वो है 16। अच्छा, डिफरेंस मतलब होता है माइनस करना होता है दोनों में से। तो ग्रेप्स कितने बच्चे लाइक करते हैं, ग्रेप्स करते हैं 28 बच्चे लाइक, और बनाना कितने बच्चे लाइक करते हैं, बनाना करते हैं 14। इनको मैं माइनस करूँगी तो कितना आता है 14, तो क्या 16 थोड़ी है, तो यानी ये भी हो गया गलत। जी नहीं, ये भी सही नहीं। तीसरा, अब ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो मैंगो लाइक करते हैं और एंड बनाना मैंगो और बनाना लाइक करते हैं वो 2 गुना है किसके, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो लाइक गुआवा। चलो एक गुआवा को एक तरफ लिख देते, गुआवा लाइक करने वाले हैं 26। चलो ठीक है, अब मैंगो और बनाना लाइक करने वाले कितने, मैंगो लाइक करते हैं 44 और बनाना लाइक करते हैं 14। दोनों को ऐड कर दे जरा, 4 4 8 4 1 5 58। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इसका 2 गुना है। तो क्या इसका 2 गुना है, कर दो 2 गुना, 2 6 12, 1 कैरी 2 2 4 प्लस 1 5 52। तो नहीं, 2 गुना तो नहीं है जी, ज़्यादा ही है उससे, तो यानी ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत। चौथा ऑप्शन अब देख लेते हैं, क्योंकि पहले तीनों तो हमारे हो गए गलत। चौथा बोल रहा है कि 10 ऐसे बच्चे हैं जो कोई भी फ्रूट नहीं लाइक करते, तो मतलब ये टोटल मिला के 140 आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो यानी 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनने कोई भी फ्रूट नहीं चूज किया। तो चलो हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, 6 4 हो गए 10, 10 और 8 18, 18 4 22, 22 और 8 हो गए 30। चलो ठीक है, 0 3 कैरी ऊपर चले गया, 3 2 5 2 7, 7 और 4 11, 11 1 12 13 14। जी बिल्कुल सही। देखो अब कितना बच गया 140, लेकिन बच्चे तो कितने 150 है, तो यानी कि हाँ 10 बच्चे ऐसे हैं जिनने कोई भी फ्रूट चूज़ नहीं किया। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ वाला। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे ही सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। हो सकता है आपको पहले ही सही मिल जाए तो आप वहीं पर रुक जाइएगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में दिक्कत आती है स्टेटमेंट समझने में, आप हिंदी का पढ़ के भी समझ सकते हैं। कई बार हमें समझने में ही इशू होता है, क्वेश्चन में आंसर तो हमें हो जाएगा लेकिन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप हिंदी की हेल्प ले लीजिए, हिंदी वाले हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ के ले सकते हैं, कई बार हमें समझ आ जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि हम तो बस हिंदी वाले तो हिंदी में ही करेंगे या इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में करेंगे, नहीं जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे कम सही। ठीक है, यानी हमें एकदम नेग्लिजिबल वाला देखना है। अबाउट फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स क्लासरूम।
चलो जी, मैथमेटिक्स क्लासरूम तो ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो हम अपनी डे टू डे एक्टिविटी में करते हैं। यानी आप एक टीचर है, आप बच्चे को रोज़ जा रहे स्कूल सिखा रहे हैं, उसने कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको जो आपको पता चला इसको नहीं समझ आता, फिर उसको सिखा रहे हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं, उसको बच्चा आपसे अपनी अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा है, कुछ उसको डाउट है वो आपसे पूछ रहा है। तो ये जो डे टू डे का चलता है ना, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें आप बच्चों को रैंक नहीं करते, यानी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं दे देते हैं, डेली डेली थोड़ी करते हैं। लेकिन जो समेटिव असेसमेंट होता है वो ऑलमोस्ट वो एग्ज़ाम्स होते हैं जो अब लास्ट में होते हैं हमारे, या फिर बड़े एग्ज़ाम्स बोलो, हाफ ईयरली हो गया, एनुअल एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, जिसमें आप बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड करके रैंक कर देते, वो होते समेटिव। तो हमें बताना है अभी फॉर्मेटिव का। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला बोल रहा है कि ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के स्टूडेंट्स मिसकॉन्सेप्शन। तो हाँ, मैंने अभी बताया कि ये तो सही बात है कि उनके मिसकॉन्सेप्शन जब आप रोज़ रोज़ पढ़ाओगे तो आपको पता चलेगा क्या उनके मिसकॉन्सेप्शंस है। सेकंड बोल रहा है कि ये प्रोवाइड करता है क्यूमुलेटिव इवैल्यूएशन, जिससे हम बच्चे को रैंक कर सकते हैं। नहीं जी, रैंक तो मैंने अभी बताया, हम रैंक थोड़ी करते हैं डेली डेली, तो ये तो गलत हो गया। अब बाकी देख लेते हैं, ये सबसे लीस्ट अप्रोप्रिएट अभी तक लग रहा है। नेक्स्ट बोलता है ये चेक करता है प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ मतलब जब आप उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो उस टाइम में स्टूडेंट्स कितनी प्रोग्रेस कर रहा है उसको चेक करने में इसको ये हेल्प करता है। जी हाँ, डेली डेली हम जो करते हैं वो हमें हेल्प करता है, तो ये तो सही लग रहा है। अब नेक्स्ट बोल रहा है ये उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करता है जिनको कॉन्सेप्चुअल या फिर सॉरी, ये स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है, डेली डेली करता ही है। तो सबसे लीस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा बन रहा है? सेकंड वाला ये, ठीक है। अब देखिए, हो सकता है कि आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में नहीं पढ़ा है, तब आप यहाँ पर अटक सकते हैं, क्योंकि ये लॉजिक के हिसाब से तो सभी सही लग रहा है कि यहाँ स्कूल में तो ये सब कुछ होता है, क्लासरूम में सब कुछ हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं, समेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं। अदरवाइज इन पेपर्स में जहाँ पर आप पेडागोगी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पर बहुत बार लॉजिक भी अप्लाई होता है। तो आप कुछ चीज़ बहुत ही इलॉजिकल लग रही है तो आप उसको सीधे कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि देखिए, एक एक आदमी है जिसका बैंक में उसका अकाउंट है। उसने क्या किया, पहले 4,560 रुपये निकाले, ठीक है, विड्रॉ किए। फिर उसने क्या किया, ये 4 तारीख का बोला। देखिए एक और चीज़ है, आप एक्स्ट्रा डाटा से ना कंफ्यूज मत होइएगा। इस क्वेश्चन में अभी डेट का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, कहीं में हो भी सकता है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, बस एक्स्ट्रा डाटा से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसने पहले 4,560 रुपये निकाले और फिर इतने डिपॉजिट कर दिए वापस। तो टोटल कितना लमसम निकाल लिया उसने, माइनस कर लेते हैं, 2567। मतलब सिंपल बात है, पहले उसने 200 रुपये निकाले और 100 डाल दिए, तो अब क्या करोगे, माइनस करोगे ना। वही हम इसमें कर रहे हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा कि एक्चुअल में निकले कितने। जैसे इसमें तो 100 बचते कि हाँ हमने अकाउंट से 100 निकाल लिए। इसमें कर लेते ज़रा, ये कैरी ले लिया, 10 बच गया, ये 5 हो गया, 10 में से 7 गया 3, अब 5 से 6 जाएगा ना, फिर एक कैरी लेंगे, 4 बन गया, ये 15 हो गया, 15 में से 6 गया तो कितना बचा, 9, ठीक है जी। अब 4 में से 5 नहीं जाएगा, फिर एक कैरी ले लेंगे, तो 14 में से 5 गया, फिर बच गया 9। अब ये बच गया 3, क्योंकि हमने यहाँ कैरी ले लिया था। 3 में से 2 गया, 1993, यानी इतना उसने निकाल दिया है। और उसका कहना है कि मंथ के एंड में उसका बैलेंस इतना हो गया, ठीक है, ये सब निकालने के बाद। और पूछ रहे कि स्टार्टिंग में कितना पैसा होगा, ये तो हमने निकाल लिया, मैंने ये और होना चाहिए इस पे, है ना। तो यानी अगर मैं 3125 में 1993 ऐड कर दूँ तो मेरा स्टार्टिंग में कितना पैसा था मुझे मिल जाएगा। तो 5 3 8, 9 10 11, 1 9 10 11, 1 1 3 1 4 1 5, यानी स्टार्टिंग में मेरे पैसे थे 5118। तो ये रहा, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। आप रोज़ आप ये चीज़ें करते हैं, आप जितने भी लोग हैं सबका बैंक में अकाउंट है, पैसे निकालना डालना सब आप करते हैं। तो क्वेश्चन से डरिएगा नहीं, आप इसको अच्छी से कर सकते हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन दिया जिसमें उनने बोला कि हमारे पास टोटल 616 लोग हैं और एक क्लास में हमें 28
लोगों को रखना है। तो ऐसी हमें कितनी क्लासेस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अब बच्चों को अपना दिमाग लगाया, उन्हें बच्चे ने अपना एक सिंपल मेथड से सॉल्व किया कि चलो हम पहले 10 क्लास बना देते हैं। तो 10 में कितने लोग आ जाएंगे, 10 × 28 यानी 280। अभी भी काम नहीं बना, फिर हम 10 और बना देते हैं। तो फिर 10 में कितना बचेगा, 280। जोड़ के देखा तो उसने अभी भी बस 560 ही लोग और थे, यानी मैंने 56 लोगों के लिए और बनाने। तो 56 को जब उसने देखा कि 2 और अगर मैं बना दूँ तो क्या 56 बन रहा है, जी हाँ 56 बन रहा है, यानी 616 टोटल हो गए। तो अब ये पूछ रहा है कि बच्चे ने ये कौन सा मेथड यूज किया। अगर मैं इसको लिख के देखूँ तो 10 × 28 प्लस 10 × 28 प्लस 2 × 28 टाइप का सिस्टम बन रहा है। 28 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचा 10 प्लस, यहाँ पर भी बचा 10 प्लस, और यहाँ पर बचा 2, ठीक है। तो इस टाइप का सिस्टम बनता अगर मैं इसको सॉल्व करती, डिवाइड ना करके इस तरीके से करती। तो ये क्या बन रहा है देखो, एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और दूसरा ओवर एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन कहाँ पर बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन अक्रॉस एडिशन। तो ये इसका हो गया सही आंसर। अब देखिए बाकी गलत होने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। मैं प्रॉपर्टीज़ आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है, जिससे अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में कोई और प्रॉपर्टी लगी है तो आप इजीली सॉल्व करवा पाओगे अपने क्वेश्चंस को। मेजर आपको पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल देती हूँ कि हम नंबर चेंज करके भी हमारे सेम आंसर आना चाहिए। यानी अगर मैं 2 + 3 करूँ या 3 + 2 करूँ, दोनों ही केस में 5 आएगा। तो हाँ, ये हो ऐसी चीज़ें जिसमें लागू हो जाती है उसको हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है। और जहाँ ये चीज़ें लागू नहीं होती वो फुलफिल नहीं करता है। अब कहाँ लागू नहीं होती, ये लागू नहीं होती जैसे सब्ट्रैक्शन में। अगर मान लीजिए मैं 3 - 2 करूँगी तो 1 आएगा, लेकिन क्या मैं उल्टा करके 2 - 3 करूँ तब भी 1 आएगा, नहीं तब तो आएगा -1। तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। दूसरी आपको जो पता होनी चाहिए वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम सीक्वेंस चेंज करते हैं। सपोज मुझे दे रखा है 2 + 3 + 5, ठीक है। तो पहले मैं करूँगी इन दोनों को जोड़ दिया तो 2 प्लस कितना क्या 8, फिर इसको जोड़ दिया तो कितना बच गया 10। या मैं उल्टा करूँ 2 + 3 + 5, पहले मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 2 + 3 कितना बन गया 5, और फिर मैं इसको जोड़ूँ 5 + 5 10। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर हम सीक्वेंस चेंज करके भी आंसर हमारा सेम आ रहा है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है। तो आप जब यहाँ पर देखेंगे हमने इसमें सीक्वेंस चेंज नहीं किया था, क्या बना था हमारा 28 × 10 + 10 + 2। हम सीक्वेंस नहीं चेंज कर रहे थे, हम इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 28 को, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है अभी देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव में होता है जैसे फॉर एग्जांपल 2 × 3 + 2 है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 × 3 = 6 प्लस का प्लस 2 × 2 = 4। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी 3 प्रॉपर्टीज़ के अलावा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होती है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहती है कि हर नंबर का एक ऐसा नंबर होता है जो मैं इसको जोड़ूंगी तो वही सेम आएगा। जोड़ना तो सॉरी, तो 2 + 0 करूँगी तो क्या आएगा, वापस 2 आएगा। तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, ठीक। हर किसी नंबर में अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो वही आएगी। और तो आइडेंटिटी हो गया इसका। फिर इन्वर्स होता है उल्टा, यानी एक ऐसा नंबर मैं इसमें जोड़ूँ, जैसे 2 में मैं क्या जोड़ूँगी, प्लस करूँगी -2 तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। यानी एडिटिव आइडेंटिटी आए जिस नंबर को जोड़ के वो क्या होता है उसका इन्वर्स होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप याद रखिए, इनकी बेसिस में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है नहीं करना है आप समझ जाएंगे। तो ये था हमारा पार्ट 1 पेपर सॉल्व का। आप पार्ट 2 को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, और प्रैक्टिस करते रहिए। आप अच्छा स्कोर करेंगे और अच्छा करेंगे पेपर में, खुद पे भरोसा रखिए। अगर आपको और इस तरीके की वीडियो चाहिए है या आपको चाहिए कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं जो पढ़ा रही हूँ सही पढ़ा रही हूँ। आपको कोई करेक्शन चाहिए कि नहीं, कोई चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा उसके बारे में। हैव अ गुड डे।